हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी टाटा टियागो के बारे में, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आपको अपने रिव्यू शेयर करूंगा। मेरे पास टाटा टियागो के 2018 मॉडल है और ऑलमोस्ट जून में इसको मेरे को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसको मैंने 1,51,200 किलोमीटर के लगभग चला लिया है, जिसमें मैंने सिर्फ पेट्रोल पे 43,000 किलोमीटर चलाया। उसके बाद में मैंने 2020 के अंदर इसमें मोटोजेन की सीएनजी की किट लगवाई है। सीएनजी के अंदर अगर एवरेज की बात करूं तो हाईवे पे इस गाड़ी ने मुझे 30 किलोमीटर पर केजी का एवरेज दिया और सिटी के अंदर 25 का एवरेज दिया है। एवरेज के मामले में इसने मुझे कभी निराश नहीं किया। सीएनजी में इसने काफ़ी अच्छी एवरेज निकाल के दी है। जो इसका रिवेट्रॉन का इंजन आता है, अगर एवरेज सीएनजी में बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर आराम से निकाल के देता है। सेम इंजन अब जो पंच के अंदर भी सेम इंजन आ रहा है, तो काफ़ी लोगों की फीडबैक है कि 25 से 30 के बीच में वो एवरेज निकाल रहे हैं। अब इस गाड़ी की मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव में इस गाड़ी का ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, सभी को पता है टाटा की बिल्ड क्वालिटी, टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। और मैंने इस गाड़ी को जब हाईवे पे 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जब मैं 70-80 की स्पीड पे जा रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि एकदम से सडनली गाय आ गई गाड़ी के आगे और गाय की पीठ बोनट के टकराई। मेरे को ऐसा लगा कि जब मैंने सडन ब्रेकिंग अप्लाई की तो मेरे को ऐसा लगा कि अंदर मेरे तक इम्पैक्ट आएगा उसका। बट सरप्राइजिंगली जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा गाय गिर गई। थोड़ी देर बाद गाय खड़ी होके भाग गई और गाड़ी का बोनेट आगे से हल्का सा बैंड हुआ। फ्रंट ग्रिल की 2-3 स्ट्रिंग जो है वो टूट गई थी। लाइट बिल्कुल सेफ थी और गाड़ी कंप्लीटली सेफ थी। इसका नंबर प्लेट थोड़ा सा बैंड हो गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, जो मैंने अभी इंश्योरेंस में सही करवा ली। तो बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट टाटा की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एवरेज का मैंने बताया। अदर देन दैट अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसमें रस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू है। अगर आपकी गाड़ी पे हल्का सा कोई लगा कि कोई नीचे से गाड़ी टकरा गई, हल्का सा कोई डेंट पड़ गया, तो वहाँ से रस्टिंग की अगर स्टार्टिंग हो गई तो आपकी गाड़ी में रस्ट आएगा ही आएगा। इस गाड़ी में मैंने 1-2 बार टचअप करवाया, रीपेंट करवाया नीचे की तरफ से, क्योंकि बारिश के टाइम पे जब मैं गड्ढे क्रॉस कर रहा था तो रोड से हिट हुई नीचे की साइड से और उसमें रस्टिंग होने लग गई। फिर मेरे को साइड पैनल चेंज करवाने पड़े। तो रस्टिंग का तो इसे मेजर इशू है। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग के 2 साल एंटी रस्ट कोटिंग भी करवाई, उसके बाद मैंने एंटी रस्ट कोटिंग करवाना बंद कर दिया तो रस्टिंग की शुरुआत हो गई। अब मैंने दोबारा फिर से एंटी रस्ट कोटिंग करवाई है इसके ऊपर। अब मैं बात करूं इसके मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये 2018 का एक्सम मॉडल है और 2018, 16, 18, 19 तक जब इसका फर्स्ट फेस लिफ्ट नहीं आया था तो इसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम रही हैं वो इसकी स्टीयरिंग रैक की और रियर ट्विस्ट बीम कह लो या डेड एक्सल कह लो। ये 2 मेजर ऐसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स रहे हैं जो लगभग 50% यूज़र ने फेस किए होंगे। इस गाड़ी के 30-35 हज़ार किलोमीटर जब मैंने क्रॉस कर लिया तो इसमें रैक में से आवाज़ आती थी, तो मैंने इसको इग्नोर किया। उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हल्की सी ऐसा लगता था जैसे इसमें कुछ, जब स्टीयरिंग टर्न करता था तो टक टक की आवाज़ आती, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर बाद में जब 80,000 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी तो इसमें रैक ने काम मांगना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इसके रैक को रिपेयर करवाया। ऑल्दो रिपेयर वाला रैक ज़्यादा दिन चला नहीं। उसके बाद में मैंने इसको बाहर से बाहर से करवाया था, ज़्यादा दिन नहीं चला, तो मैंने कंपनी में इसका रैक दोबारा नया डलवा लिया। तो इसके रैक की जो प्राइसिंग थी वो 22,000 रुपये के आसपास थी, लेकिन इसके रैक के ब्रेकडाउन्स को देखते हुए कंपनी ने इसके प्राइसिंग को कम कर दिया और 11,500 के आसपास इसके रैक के प्राइसेस कर दिया टियागो के। और वहाँ सर्विस सेंटर से फीडबैक आती थी कि ये रैक जो है लगभग 2018 तक के मॉडलों में प्रॉब्लम है। और बाकी लेबर चार्ज वगैरह लगा के मेरे को 15,000 के आसपास पड़ा, मैंने रैक चेंज करवा लिया। उसके बाद में मेरे को इसका जो रियर ट्विस्ट बीम या जो डेड एक्सल है वो इसका 2 बार क्रैक हुआ और तीसरी बार अब फिर क्रैक हो चुका है।
फिर मैंने इसके रिव्यूज़ देखना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला इसके डेड एक्सल इसलिए क्रैक होता है कि इसमें जो रेट्रोफिटेड सीएनजी होती है उसमें लोड बैलेंसिंग सही से नहीं होती और इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग उस हिसाब से नहीं होती, जिसकी वजह से ये डेड एक्सल क्रैक हो जाता है। अब तीसरी बार फिर डेड एक्सल क्रैक हुआ, ऑल्दो 2 बार मैंने इंश्योरेंस में क्लेम किया डेड एक्सल को। अब कंपनी ने मना कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने, कि हम डेड एक्सल जो है आपको इंश्योरेंस में क्लेम नहीं करके देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आ रही है कि इसका डेड एक्सल टूट रहा है। इसके अलावा जो इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो गाटरी बोलते हैं नीचे से या लोंगी बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग थी। 70-80 हज़ार किलोमीटर के बाद में ही इतनी ज़्यादा रस्टिंग थी कि मैं इसकी सर्विस बाहर कराने लग गया था। तो उन्होंने बोला कि आपको इसकी गाटरी वेल्ड करवा लो या चेंज करवा लो। तो मैंने वेल्ड करा के काफ़ी दिन चलाई, फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा ही इसके अंदर रस्टिंग आ गई है, तो नीचे से मैंने वेल्डिंग काफ़ी जगह वेल्डिंग करवाई और गाटरी को कम्प्लीटली चेंज करवा दिया। तो इसकी अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट एक और ये है कि जो मारुति की जो गाटरी आती है वो डिटैचेबल होती है, उसमें आप नट बोल्ट से निकाल सकते हो। इसके अंदर आपकी गाटरी नट बोल्ट वगैरह होते ही नहीं है, आपको उसमें वेल्डिंग काटनी पड़ेगी, उसके बाद में वो गाटरी निकाल के दोबारा वेल्डिंग करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज। और फिर दूसरा, अगर वो ट्यूनिंग सही नहीं हुई, चाहे आप सर्विस सेंटर कराओ या बाहर से कराओ, अगर उसकी ट्यूनिंग सही नहीं हुई तो आपके टायर की अलाइनमेंट जो है कभी मैच नहीं होगी और आपके टायर फ्रीक्वेंटली टायरों का कंजप्शन होगा आपका। तो ये जो मैंने अभी इसको लगभग 5.5 साल चलाया है, तो मेरे को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं टियागो के अंदर। बाकी एवरेज से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, एवरेज काफ़ी अच्छा देती है गाड़ी, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रही है। बट इसमें सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा काम मांगती है। 1 लाख किलोमीटर के बाद में इसने, क्योंकि मैंने हाईवे पे इस गाड़ी को इतना नहीं चलाया जितना मैंने रफ रोड्स पे चलाया है, ये मेरा पर्सन स्पेसिफिक रिव्यू हो सकता है, बट मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ काफ़ी देखे हैं टियागो के। हाईवे पे जो चलती है ठीक है, उसमें इतना सस्पेंशन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में ड्राइव कर रहे हो तो सस्पेंशन के साथ काफ़ी दिक्कतें हुई है इसके अंदर। इसकी बुश किट जो है काफ़ी जल्दी डिटोरेट हुई है इसकी बुश किट, तो इसमें सर्विसिंग में काफ़ी अमाउंट जो है देना पड़ा मेरे को। तो अब इस गाड़ी को फाइनली मैंने मारुति की फ्रोंक्स जो है बुक करी है, तो मैं एक्सचेंज में दे रहा हूँ। और मैं कंफ्यूज था पंच में और फ्रोंक्स के बीच में कि पंच लेनी चाहिए फ्रोंक्स, बट कंसिडरिंग हाई मेंटेनेंस ऑफ टाटा कार्स मैं फ्रोंक्स पे जा रहा हूँ। और मेरे को सीएनजी लेनी थी, ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं। ब्रीजा, फ्रोंक्स, पंच, ये जो बजट के अंदर आ रही थी, 3 गाड़ियाँ थी, तो मैं फ्रोंक्स की तरफ जा रहा हूँ। और एक और रीज़न है टाटा ना लेने का, सर्विस सेंटर से तो मैंने सर्विस करवाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सर्विस सेंटर की जो चेक पॉइंट्स के जो सर्विसेज होती हैं, जो स्टार्टिंग में उनकी 3, 4, 5 जो सर्विस होती हैं, वो तो बिल्कुल ऐसी करते हैं जो उनको रटाया जो काम होता है वो कर देते हैं। जब गाड़ी काम मांगने लगती है, जिसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है, बॉडी पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करते। अभी जब मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने क्या किया, हेडलाइट के वायर हटा दिए। जब मैं नाइट में जब गाड़ी लेने गया तो मैंने सोचा सारा काम कर दिया। जब मैं बाहर आया तो मेरे को डाउट था, मेरे को पता था कि टाटा सेटिस्फैक्ट्री काम करेगी नहीं, सर्विस सेंटर वाले सही से काम करेंगे नहीं। मैंने हेडलाइट्स जैसे ऑन किया, मैं सरप्राइज था कि हेडलाइट ही काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने इमीडिएटली उनके मैनेजर को कॉल करा और उनको बोला कि यार आपने ये काम किया है। अगर मान लो हाईवे पे मैं नाइट में ड्राइव करके, मतलब मॉर्निंग में इसको लेता और नाइट में अगर ड्राइविंग के लिए निकलता तो मेरे को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इसके अलावा ऐसी काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं मेरे, जिसमें सर्विस से रिलेटेड मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटेड था मैं। ऐसे ही एक बार इन्होंने क्या किया, मैं सर्विस करवाने गया तो बैटरी का वाटर वगैरह इन्होंने डीएम वाटर चेक नहीं किया, वाटर का लेवल चेक नहीं किया, या बैटरी की हेल्थ कंडीशन चेक नहीं की। 3 साल बाद की बात है, तो हेल्थ कंडीशन चेक नहीं की। और जब मैं निकला सर्विस करवाने के बाद में, तो थोड़ी देर करीब 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद में मेरे को पता चला कि इसमें थोड़ा सा पिकअप का कुछ इश्यू है। मैंने गाड़ी बंद करी तेल डलवाने के लिए,
जो मैंने दोबारा स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मैंने धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट करवाई, फिर मैंने कंप्लेंट डाली। और इनका बिहेवियर ऐसा रहता है, जब सर्विस करते हैं तो इग्नोर करते हैं जो आप पॉइंट्स शेयर करते हो इनको, उसके बाद सर्विस होने के बाद आपको कॉल करके बोलेंगे कि सर आप 10 में से 10 नंबर दो। तो अगर आप काम सही से करोगे तो यूज़र अपने आप आपको अच्छे नंबर देगा, अच्छे मार्क्स देगा। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहे हैं टाटा के। तो यही एक रीज़न है कि मैं टाटा की तरफ दोबारा नहीं गया। मैंने इस गाड़ी की हर एक प्रॉब्लम या हर एक इसकी जो खूबी है मैंने फील की है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसकी एवरेज होगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, और हाईवे पे इसका जो कंट्रोल है काफ़ी अच्छा है। मारुति फ्रोंक्स के अंदर पता है मेरे को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, सेफ्टी इतनी नहीं मिलेगी जितनी टियागो के अंदर है। बट दूसरा इसका जो दूसरा फैक्टर है कि मैं जो डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ इसकी सर्विस से और इसकी सस्पेंशन के काम से, इसके रस्टिंग के इश्यू से। क्योंकि रस्ट इज जस्ट लाइक ए कैंसर, ये आपकी गाड़ी की बॉडी धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो इसके अंडर बॉडी बिल्कुल ऐसी डैमेज सी कंडीशन हो गई थी। मैंने कोटिंग कराया, वेल्डिंग जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थी मैंने वेल्डिंग करवाई। तो अब उसके बाद में मैंने इसको सही करके अब मैं इसको एक्सचेंज दे रहा हूँ। और एक्सचेंज वैल्यू आल दो, हाँ एक चीज़ और है, लोग बोलते हैं कि टाटा की एक्सचेंज वैल्यू इतनी नहीं है। हाँ, कंपेरेटिवली मारुति की अगर मैं बात करूँ तो इतनी नहीं है इनकी एक्सचेंज वैल्यू। बट मेरे को इस गाड़ी की 2,40,000 मैंने 2 महीने पहले बुकिंग कराई थी, तो ब्रेजा बुक की थी, तब मेरे को 2,40,000 दे रहे थे मारुति वाले। अब ईयर चेंज हुआ, उसके नाम पे इन्होंने 15,000 काटे हैं, तो अब 2,25,000 रुपये जो एक्सचेंज वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो नॉट सो बैड। 5.25 लाख रुपए का एक्सएम मॉडल आता था उस टाइम पे, और 1,51,000 किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद में मेरे को 2,25,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है। तो अब मैं आपको इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ। आप देखिए ओडोमीटर इसका 1,51,196 किलोमीटर, 1,51,196 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है। ये देखिए आप, इसका जो डेड एक्सल है जिसको हम रियर ट्विस्ट बीम भी बोलते हैं, उसका क्रैक देखो आप, ये देखो आप, काफ़ी बड़ा क्रैक है।